हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये वीडियो क्लास 12 के चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद लगातार इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। सो हम बात करेंगे आज मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, है ना। तो चैप्टर का नाम है आपके नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिक्स का सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड या फिर और फंक्शन, है ना, और फंक्शन। रेक्टेंगुलर एरे, सबसे पहला ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर शेप में। एरे का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप, है ना, संग्रह, संगठन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स का और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड में अपन क्या करेंगे, उनको एलिमेंट्स को रख देंगे, इन नंबर्स को और फंक्शंस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे बोल दूं, इस प्रकार का मैं बनाऊं 1 2 5 √2 2 प्लस आयोटा √5 -1 साइन थीटा पाई। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे, सबसे पहली बात तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है। इसका कुछ ना कुछ क्रम है, ये ऑर्डर्ड है, 1 है, फिर 2 है, फिर 5, इसका कुछ ना कुछ क्रम है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और साथ में क्या है, नंबर्स का और फंक्शंस का क्या है, देखो यहाँ पे साइन थीटा फंक्शन है ना, ये नंबर्स है, रियल नंबर भी आ सकते हैं इसमें, और देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है। तो नंबर्स और फंक्शन के रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है सबको। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, इसलिए इनको अपन प्लूरल फॉर्म में क्या बोल देते हैं, मैट्रिसेस बोल देते हैं। क्लियर। तो हम इसको हमेशा मैट्रिक्स ही बोलेंगे अगर सिंगुलर है तो। आई बात आपको समझ में कि नहीं आई। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको सिंपल डेफिनेशन बोलना है कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। अब आते हैं थोड़े से आगे, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसके बाद इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगुलर एरे दिया गया है, यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं और जो फंक्शंस हैं, क्या है इसके अंदर, नंबर्स हैं और फंक्शंस हैं। इन नंबर्स और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स और फंक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, नंबर्स और functions are called elements, और या तो इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर इनको बोलेंगे एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। सो यहाँ पे जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं उस मैट्रिक्स की। तो अब हम दो बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो नंबर्स और फंक्शंस इसके अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। क्लियर है सबको बात क्या नहीं है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने समझ लिया है कि मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, और साथ में हमने ये भी समझ लिया कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मतलब नंबर्स और फंक्शंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन नंबर्स और फंक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आप उसको समझिए। अब यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स इस फॉर्म में लिखे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो नंबर्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, रोज।
ठीक है। जैसे मान लो रो रो हमने बना दी इस प्रकार से, तो ये इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोलोगे, रो बोलोगे। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, क्या हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो है ना, ये हमारी थर्ड रो हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे है ना, वर्टिकल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। क्या बोलेंगे उनको, कॉलम्स बोलेंगे। क्लियर है सबको कि नहीं है। तो भैया जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे में जो एलिमेंट्स है ऐसे में देखोगे तो उनको तुम रो बोलोगे, और अगर ऐसे में देखोगे इस प्रकार से देखोगे तो उनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे कॉलम। ठीक है। जैसे 2 - 1 2 एक कॉलम हो गया, 5 3 6 एक कॉलम हो गया, 7 6 9 ये कॉलम्स हो गए। तो इनको बोलते हैं रोज। ऐसे में आएंगी रोज और ऐसे में आएंगे कॉलम। अब मैं आपको एक बात तो समझा दूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक रो, दो रो, तीन रो, तो यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 रोज हैं, और ऐसे में 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इसके बाद अगर अपन को रोज और कॉलम्स के बारे में पता है तो अब हम जान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 रोज थी, 3 कॉलम थे। अगर किसी कोई मैट्रिक्स ऐसी है, अगर हम जनरली बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर m रोज हैं, m रोज हैं और साथ में n कॉलम्स है, ठीक है, m रोज हैं और n कॉलम्स है, ठीक है, तो अ मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। भाई आपको बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रोज है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n होगा, है ना। या फिर हम केवल उसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं m बाई n मैट्रिक्स, है ना। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, m बाई n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m रोज है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n होगा, इसको ऑर्डर होता है। अब बात करते हैं इस वाले मैट्रिक्स की। इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे कितनी रोज हैं, एक रो, दो रो और तीन रो, 3 रोज हैं, तो यहाँ पे 3 बाई, कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, 3 बाई 3। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे मान लो इसका ऑर्डर है 3 बाई 3, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके 9 लिख दो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपन को पता नहीं चलेगा कि रोज कितनी थी और कॉलम कितने थे, है ना। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये बताएगा नंबर ऑफ रोज, ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए आपको इसी फॉर्म में लिखना है। आप इस फॉर्म में यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/3, मतलब ये 3/3 की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। इसके अंदर फर्स्ट वाला होता है नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम। रोज बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो ऐसी आड़े में अगर आप देखोगे तो उनको बोलोगे रोज, और वर्टिकल में देखोगे उनको आप बोलोगे कॉलम। क्लियर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, है ना। ऑर्डर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, जितनी रोज है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स मैंने आपको बना दी, यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 4 5 6 7, ये एक रो, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। जैसे मान लो ए इक्वल टू हमने बोल दी, ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो 1 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 2/3 की ये मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी है, देखो एक रो और दो रो है और 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, इसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर m रोज है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर m बाई n के बराबर होगा। उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, m बाई n मैट्रिक्स। आई होप आपको ऑर्डर समझ में आया होगा किसी भी मैट्रिक्स का। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो अब हम पढ़ सकते हैं। अब हम बुक के ऊपर आप आ जाइए, जिसके पास बुक है एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लगाइए। हाँ, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्रीज हैं और मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स बुक है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको 3/2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे देखो ये है रोज और ये है कॉलम्स, इनको जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप यहाँ पे उतार के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। 30 25, तो यहाँ पे आपने लिखा 30 और 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 31, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 25
और 31। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 27 26, यहाँ पे आपने लिख दिया 27 और 26, और इसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक्स वाला रिप्रेजेंट कर दी जिस प्रकार से अपन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, तो अपन ने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अगला इसमें एक बोला है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। क्वेश्चन क्या बोला कि थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे थर्ड रो देखिए, ये है थर्ड रो मैट्रिक्स में, देखिए ये है, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये है अपनी थर्ड रो, है ना। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, है ना, और ये है सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट कौन सा आएगा 26, और 26 किसको रिप्रेजेंट करता 26 रिप्रेजेंट करता तीसरी फैक्ट्री के वुमेन वर्कर्स को, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे तीसरी फैक्ट्री मतलब थर्ड फैक्ट्री के वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा थर्ड रो और सेकंड कॉलम। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। लैंग्वेज इसमें लिखी है बुक में, तो आप देख लेना। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन को पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ना। किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, है ना, और साथ में अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो हमको सबकी जनरल फॉर्म बताई जाती है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बात तो ये किसके अंदर होते हैं, इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको अपन लिखेंगे A11। सेकंड एलिमेंट क्या लिखेंगे, इसको भी ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है। देखो सेकंड कॉलम आ गया। इसी तरीके से देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, फर्स्ट रो और nth कॉलम। आई होप आपको समझ में आया होगा, आ जाएगा समझ में आ गया। और देखिए जैसे मान लो सेकंड रो में आ जाओगे तो ये जो एलिमेंट है वो क्या है सेकंड रो में है, और कौन सी कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में है ना। यहाँ पे जो एलिमेंट वो किसमें आएगा सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो किसमें आएगा सेकंड रो में थर्ड कॉलम में। इसी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो किसमें आएगा सेकंड रो में और nth कॉलम में, है ना। इसी तरीके से और नीचे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो है थर्ड कॉलम है एंड सो ऑन, यहाँ पे फिर थर्ड रो है और nth कॉलम है। सिमिलरली आप नीचे अगर जाते जाओगे एंड सो ऑन करके, तो यहाँ पे लास्ट में कौन सी रो आएगी mth रो आएगी और फर्स्ट कॉलम आएगा। यहाँ पे आओगे तो क्या आता जाएगा mth रो और सेकंड कॉलम। यहाँ पे आते जाओगे तो क्या आएगा mth रो और थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे जाओगे तो क्या आएगा mth रो और nth कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हम जो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं। अब ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये है m/n की मैट्रिक्स, है ना। तो ये होगी हमारी m/n की मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा m/n, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, इसको और थोड़ा सिंपल शॉर्ट में करके हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे a इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट लिख देंगे a, और यहाँ पे लिख देंगे i और j, है ना, और बाहर लिख देंगे m/n। मतलब ये क्या है ij ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम, है ना। तो ये ith रो है, ith रो और jth कॉलम, है ना। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को अपन बता सकते, जैसे हम आपसे बोला, इसमें आपसे बोला a to 3, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई 2 और j की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहाँ से मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आ गया, है ना। तो इस प्रकार से अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, है ना। अब एक बात और आती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/n। किसी भी m/n की मैट्रिक्स के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो सिंपल है, उन दोनों ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, mn के बराबर आएंगे। जैसे मान लो एक ये है, एक जैसे मान लो मैंने आपसे बोला एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जिसका ऑर्डर कितना है 3/2 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 3 2 या 6। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 6 होंगे। भी अपन ने एग्जांपल भी देखा था पहले, है ना। इस प्रकार से अपन ने एक मैट्रिक्स लिखा था, जैसे 2 3 4 5
6 7 है ना, 8 9 2, एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे एक और बना दे रहा है मैं ना रो, 6 7 8। यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम हो गए। 4 रो और 3 कॉलम, 4 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4/3। हमने बोला इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 3 या 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होगा इसके अंदर, 12। गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग किसी भी मैट्रिक्स की क्या बता सकते हैं, इस प्रकार से अपन किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, है ना। फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लास्ट में क्या आता है, mth रो और nth कॉलम। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन m/n मैट्रिक्स इक्वल टू, हमको कितने दिए गए, 8 एलिमेंट्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं। कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं, 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे m/n के मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं mn के बराबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है m/n की, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, mn के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर लिख दिया हमने, mn के बराबर लिख दिया, और mn इक्वल टू कितना है, 8 है। सिंपल सी बात है। इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, मतलब m और n की अपन को ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि अपना मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, सारे पॉसिबल इसके ऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे m और n का मल्टीप्लाई करने पे 8 आने चाहिए, है ना। तो 8 बन जा 8, 1 8 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8। ठीक है, मतलब ये हो गया m, ये हो गया n। mn करोगे 8 1 जा 8 आएगा, mn करोगे 1 8 जा 8 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो गए, जो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है तो किसी मैट्रिक्स के पास ये ऑर्डर हो सकता है ना। इसके अलावा और कोई ऑर्डर होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 नहीं आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 कब आएंगे, जब भैया जी ऑर्डर अपना कैसा हो, 1 8 1 1 8 2 4 2, तभी जाके ये ऑर्डर आएगा, है ना। तब जाके ये एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, हाँ तो अब हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। अपन को एक 3/2 की मैट्रिक्स को बिल्ड करना है, बनाना है, जिसके एलिमेंट किसके द्वारा आएंगे, ये हमको एक जनरल फॉर्म दी गई है ना। किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए हमको जनरल फॉर्म दी गई है। तो इन प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, पेपर में आते हैं और साथ में बहुत ज्यादा सिंपल है ना। इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को जितने बाई जितने की मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पे अपन को बनाना है 3/2 की मैट्रिक्स। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2 की मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख लेंगे। 3/2 की मैट्रिक्स बनाना है तो 3/2 की मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 की मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखेंगे। 3/2 की मैट्रिक्स जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसमें देखो 3/2 की मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब कॉलम तो 2 ही है, यहाँ पे देखो फिर उसके बाद आएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, यहाँ पे आएगा फिर A31 A32। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी कितने बाई कितने की है, 3/2 की है। 3 रोज हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है। ये मैट्रिक्स कैसी है, 3/2 की मैट्रिक्स है ना। अब क्या करना है अपन को एक एक करके सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले एलिमेंट को फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले हमको क्या दिया गया, aij हमको किसके बराबर दिया गया, 1/2 यहाँ पे मॉड i माइनस 3j है ना। ये मॉड लगाए बाहर से। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर i और j की वैल्यू पुट करके एक एक करके अपन क्या निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स निकालेंगे और उन सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो निकाल लें यहाँ पे एलिमेंट्स। चलो तो यहाँ पे अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे A11। पहला एलिमेंट क्या है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ith रो
येथ कॉलम, समझना। फर्स्ट बार मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो a11 किसके बराबर आएगा, देखो ए आई जे किसके बराबर है, 1/2 इक्वल टू में 1/2। फिर मॉड लगा, तो मॉड लगाया, आई की वैल्यू कितनी रखोगे, आई की वैल्यू 1 माइनस 3j, मतलब जे की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 1/2, 1 माइनस 3 बन जा 3, कितना आया 1/2 ब्रैकेट में माइनस के 2। मॉड से जब भी कोई भी नंबर बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आया, अपॉन में 2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आया 1। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, a12 की वैल्यू निकालेंगे, a12 की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे a12 की। अब यहाँ पे a12 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, पुट करो इसके अंदर, वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कितना आएगा a12, इसके अंदर वैल्यू पुट करना है, 1/2 का 1/2 रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद i की वैल्यू कितनी 1 और j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 3 इंटू 2, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई में मॉड लगा दो यहाँ पे सीधा, 1 माइनस 3 2 जा 6, कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे मॉड में माइनस का 5। अब यहाँ पे -5 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस का 5/2, ये आ गया अपना a12। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो a11 निकाल लिया, a12 निकाल लिया, अब निकालेंगे a21। तो a21 की वैल्यू फाइंड करते हैं, a21 किसके बराबर आएगा 1/2, a21 किसके बराबर आएगा 1/2 i माइनस 3j, तो i की वैल्यू कितनी है, i कहाँ पे है, i की वैल्यू 2 माइनस j की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1। सॉल्व करते इसको कितना आएगा 1/2, 2 माइनस 3 बन जा 3, यहाँ पे 1/2, आंसर कितना आया -1, तो आंसर कितना आ गया अपना 1/2। ऐसे क्या निकाल लो, ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे अपन a22 निकालेंगे, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, इसके अंदर वैल्यू पुट हो, कितना आएगा 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, कितना आएगा 1/2, 2 माइनस 3 2 जा 6, आंसर कितना आया 1/2, है ना। और यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के 4, और सॉल्व करोगे कितना आएगा 4/2, तो आंसर सॉल्व करने पे कितना आएगा 2। a22 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्या करेंगे अपन, a31 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a31 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/2 i माइनस 3j, तो क्या करोगे 1/2 i की वैल्यू 3 माइनस 3j, j की वैल्यू 1, सॉल्व करो इसको तो 1/2 3 माइनस 3, और सॉल्व करोगे तो 1/2 3 माइनस 3 मतलब कि 0, तो इंटू में 0 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 0। ऐसे क्या निकालेंगे a32 निकालेंगे, तो 1/2 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2 पुट करो तो 1/2 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2, सॉल्व करो तो कितना आएगा 1/2 3 माइनस 3 2 जा 6, सॉल्व करने पे कितना आया माइनस के 3/2, सो प्लस का क्या आ गया प्लस का 3/2। सारे एलिमेंट्स अपन ने फाइंड कर लिए, हमने a11 निकाल लिया, a12 निकाल लिया, a21 निकाल लिया, a22 निकाला, a31 निकाला और a32 निकाला। अब यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर पुट कर दो, ये सारे एलिमेंट क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, सो कितना आएगा अपना आंसर, a11 की वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, a11 की वैल्यू कितनी निकाली 1, यहाँ पे आया 1। उसके बाद a12 की वैल्यू कितनी निकाली 5/2, से यहाँ पे लिख दिया 5/2। उसके बाद a21 की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, से यहाँ पे आया 1/2। उसके बाद a22 की वैल्यू कितनी निकाली 2, से यहाँ पे आ गया 2। इसी तरीके से a31 की वैल्यू 0, से यहाँ पे आया 0, a32 की वैल्यू 3/2, से यहाँ पे आया 3/2। ये बन गई अपनी क्या 3/2 की मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्या है ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी मैट्रिक्स को बिल्ड कर सकते हैं, बस हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने बाई कितने की मैट्रिक्स करनी है। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम उस मैट्रिक्स की क्या बना लो, जनरल फॉर्म बना लो। जनरल फॉर्म लिखने के बाद उन सारे एलिमेंट्स को उनके अंदर पुट करते जाओ, उनकी वैल्यू निकालते जाओ, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल दोगे। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो 3/2 की मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, तो अब हम देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे यहाँ से बनते हैं।
है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स आएंगे हम एक एक करके सारे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है, सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें, सबसे पहले टाइप्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, आप उसमें से पढ़ लेना, देख लेना, याद कर लेना, समझाता हूं मैं आपको। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम है ना, विच हैव ओनली, विच हैव ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब दूसरा होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है ना, विच हैव ओनली वन रो। जिसके अंदर क्या हो, केवल एक ही रो, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दूं, बिल्कुल केवल एक ही कॉलम 2 4 7 8। यहाँ पे कॉलम कितना है? एक कॉलम है। रो चाहे जितनी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कॉलम है वो कितना होना चाहिए? एक ही कॉलम होनी चाहिए। और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन, विच हैव ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक ही कॉलम है, तो उस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? तो देखो ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस m बाई n, है ना। अब यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अब कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमेशा क्या होगा ना, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमेशा जो कॉलम होगी वो क्या होगा? केवल एक ही कॉलम होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m बाई वन। मतलब यहाँ पे m रोज होंगी और वन हमेशा कॉलम होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई वन, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो इस मैट्रिक्स को हम नाम दे दें a इक्वल टू क्या ले सकते हैं? a i j m बाई वन। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m बाई वन होगा। इस प्रकार से हम जनरल फॉर्म में इसको कॉलम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। क्लियर है बात की नहीं है? नेक्स्ट आता रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है? विच हैव ओनली वन रो। जिसके पास कितनी रो है? केवल एक ही रो है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो है, इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बना दिया हमने एक रो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? केवल एक ही रो है, तो ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर कैसा होगा? देखो यहाँ पर रो कितनी है? 1, और कॉलम कितने हैं? कॉलम चाहे जितने हो सकते हैं, तो n मान लिया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 बाई n। मतलब हमेशा रो कितनी होगी? हमेशा 1 होगी, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया m की जगह पे, और बाकी जगह पे क्या लिख दिया? n लिख दिया। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a i j और 1 बाई n, ठीक है। ये उसका ऑर्डर हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या? रो मैट्रिक्स। थर्ड आती है अपनी, थर्ड जो मैट्रिक्स आती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखो सिंपल सा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि सीधी बात है, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब m और n आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हम 2 3 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे देखो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है बात के नहीं है? तो देखो हमें कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, हमको रो मैट्रिक्स समझ में आ गया, और हमको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब कुछ टाइप्स और होते हैं, तो मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने समझ लिया कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स देखो सिंपल सा है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर केवल एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलोगे, अगर केवल एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलोगे, और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल
डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल सी बात है, पहले अपन को पता होना चाहिए। देखो जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखो ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये कैसे एलिमेंट्स है? जैसे मान लो अगर स्क्वायर होता, ठीक है, तो जिसका डायगोनल कहलाता कि नहीं कहलाता? डायगोनल ये भी है, लेकिन इस डायगोनल की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस वाले डायगोनल की। ठीक है, तो इस डायगोनल के अंदर जो जो एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो आपको इतनी बात याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? बचे हुए सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर इफ है ना, इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ स्क्वायर, यहां पे लिख रहा है ना, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा है 3 0 0 0 5 0 0 0 7। अब यहाँ पे देखोगे डायगोनल के जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहा है, इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल्स के नहीं है, वो क्या है? जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। याद कर लो, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को बोलोगे भैया, अगर किसी भी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसका बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना। अगला आता है क्या? मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या है अपना? इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स, है ना, पांचवा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी, देखो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपस में मतलब अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, ये है डायगोनल एलिमेंट्स, अगर किसी डायगोनल एलिमेंट्स के, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, है ना, ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो उसे क्या बोलेंगे? अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या बोलोगे उसको? डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैट्रिक्स, देखिए क्या है? डायगोनल। जैसे आप लिख दिया हमने 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब यहाँ पे देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और साथ में कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है? इक्वल है। यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो यहाँ पे अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट सिक्स पे मतलब टाइप हो गया उसका। दूसरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक एक लाइन बढ़ती जाएगी, आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलोगे? अगर किसी भी, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए,
अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। इसके सारे एलिमेंट 1 हो गए तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्लियर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं तो उसे क्या बोलोगे, उस मैट्रिक्स को बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो उसका एग्जांपल हो गया है ना। अब ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसे आप 2x2 का बना सकते हो, ऐसे आप 4x4 का बना सकते हो। क्लियर है बात कि नहीं है। तो ये हो गया कि हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स एंड दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब लास्ट देखो, काम सुन लीजिए आप, लास्ट होता है अपना जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब यार यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको, लास्ट क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। अब भैया जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसको क्या बोलोगे, जीरो मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स के देखोगे, इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, सारे एंट्री, सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ द ऑल द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स इसके मैट्रिक्स के समझ में आए होंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो अगर आपने और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, सबकी हमने डेफिनेशन देखी और सारे मैट्रिक्स के टाइप्स हमने अच्छे से समझ लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, कोई भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, ठीक है। जैसे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि भैया जो मैट्रिसेस होंगे वो आपस में इक्वल कब होंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अपन समझते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, दो कंडीशन को उनको फॉलो करना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होना है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होना है तो फर्स्ट थिंग उनका जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर के वो होने चाहिए, है ना। दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग और साथ में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो उन मैट्रिक्स को तुम क्या बोल सकते हो कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लो, जैसे कि मैं A इक्वल टू लिख दूं 1 2 3 4 और B इक्वल टू भी क्या लिखें 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे देखो, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन फॉलो करेंगे। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे 1 है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि A और B आपस में क्या है, बराबर है। A और B आपस में इक्वल है, तो इन मैट्रिक्स को हम क्या लिख देंगे, A इक्वल टू B, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर जैसे हम ऐसा लिखें और एग्जांपल लें, हम जैसे A इक्वल टू हम लिखें कितना 1 1 2 3 4, ठीक है, और B इक्वल टू लिखें 2 1 4 3। अब आप बोलोगे सर इनका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है, एक रो है और 4 कॉलम है, 1/4 इसका ऑर्डर है, 1/4 इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। पहला रूल है वो फॉलो कर रहे हैं, पहले उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सेकंड क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A डज नॉट इक्वल टू B। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, ऐसा नहीं है, ये सेट्स नहीं है कि सारे एलिमेंट इक्वल हो, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, है ना, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, आगे आपको बात समझ में, तो कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगे? कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब भैया उनका ऑर्डर सेम होगा और साथ में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 हमको दिया गया है। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो A B C X Y Z अपन को सबकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या हैं? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x + 3 किसके बराबर होगा? 0 के। तो आप क्या करोगे? x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। लैंग्वेज आपस में एक लाइन लिख देना ऊपर के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसलिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ये लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है। एग्जांपल जहां पे आप एग्जांपल का सॉल्यूशन देखोगे वहां पे इतनी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद z + 4 किसके बराबर होगा? 6 के। तो z + 4 किसके बराबर होगा? 6 के। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 6 - 4, और z की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यहाँ से z की वैल्यू आ गई 2। 2y - 7 किसके बराबर होगा? 3y - 2 के। 2y - 7 किसके बराबर होगा? 3y - 2 के। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, आप क्वेश्चन को पलट दो, कुछ भी करो तो कितना आएगा? 2y - 3y = -2, -7 वहां पे गए तो प्लस के 7, यहाँ पे बचे माइनस के y, यहाँ पे बचे प्लस के 5, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना? अब अपन को abc की वैल्यू फाइंड करना, तो जो है a वाली टर्म, a - 1 किसके बराबर होगा? -3 के। ठीक है, तो यहाँ पे a - 1 किसके बराबर हुआ? -3 के। a की वैल्यू कितनी आएगी? -3 + 1, और a की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 2c + 2, 2c + 2 किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ पे 2c + 2 किसके बराबर होगा? 0 के। तो 2c = -2, c = -2/2, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई -1। अगला देखो b - 3 किसके बराबर होगा? 2b + 4 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, b - 3 किसके बराबर है? b - 3 किसके बराबर है? 2b + 4 के। 2b + 4 के। तो यहाँ पे 2b को उधर लेके आओ तो b - 2b = 4 प्लस में 3, और यहाँ पे बचे -b = 7, और b की वैल्यू -7। इस प्रकार से आपने क्या किया? x y z और abc की वैल्यू फाइंड कर दी, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, है ना। ABCD की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। किसने क्वेश्चन में से नीचे अपन को ये मैट्रिक्स दो इक्वल है, हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। 2a + b हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, तो 2a + b = 4 के बराबर होगा, और साथ में a - 2b -3 के बराबर होगा। a - 2b किसके बराबर होगा? -3 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सबसे पहले इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2a - 4b = -6। अपने पास दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो। क्या आएगा? 2a + b = 4, और 2a, एक मिनट, हाँ यहाँ पे a आएगा, 2a माइनस में 4b = -6। अब यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 और 1 कितने हो गए? 5b = 6 और 4 कितने हो गए? 10। यहाँ पे 5b + 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 10/5, so b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 2 = 10, so b की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू उठा के आप इस वाली इक्वेशन में रख दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो कर दो पुट। तो देखो a - 2b = -3, b की वैल्यू 2 पुट करो तो a - 2 × 2 = -3, a = -3, और 2 × 2 = 4, वहां पर जाएंगे प्लस के 4, तो a की वैल्यू कितनी आई?
1 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब सी और डी वाली क्वेश्चन को ले हो जाएंगे, तो 5c माइनस डी किसके बराबर होगा, 11 के, और 4c प्लस 3d किसके बराबर होगा, 4c प्लस में 3d किसके बराबर होगा, 24 के। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से वेरिएबल्स को बराबर करेंगे और एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो इनको। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर दो, -3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, c माइनस के माइनस माइनस प्लस 3d का 3d इक्वल टू माइनस के 33, और साथ में 4c का 4c प्लस के 3d का 3d इक्वल टू 24 का 24। अब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, 3d से 3d कैंसिल, क्या बचेगा, -14 -4 माइनस के 19c, इन दोनों को प्लस करोगे तो 4 3 7, 3 और 2 5, माइनस के 57, सी की वैल्यू कितनी आई, -57 अपॉन में 19, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 19 से 57 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस वैल्यू को उठा के रख दो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5c माइनस डी इक्वल टू 11 था, 5c माइनस डी इक्वल टू 11 था, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, 5 3 या 15 माइनस डी इक्वल टू 11, तो यहाँ से डी की माइनस डी की वैल्यू 11 माइनस में 15, यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 4, डी की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है कि नहीं है, इस प्रकार से सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू निकाल लिया अपन ने, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, तो अपने इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक भी एग्जाम्पल को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 100 में 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स मैथमेटिक्स में लेके आने हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स को एक भी अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, जो बात आपको समझ में नहीं है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, और 40-50 मिनट की अब वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपनी सही फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।